हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा टेल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आइलैंड सीजन 1 का एपिसोड 6, मतलब सीजन का लास्ट एपिसोड। तो बिना टाइम गवाए सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एपिसोड की शुरुआत में हमें चान्युक के बचपन के बारे में दिखाया जाता है, जब उन्हें वो फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। वो एक बड़े से घर में रहने के लिए आते हैं। उनके नए पिता उन्हें एक कमरे में ले जाते हैं। हमें बेड पर दर्द में करा रहा एक बच्चा भी दिखता है और उसकी सेवा करती हुई माँ। वो पिता चान्युक को बोलते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, अभी थोड़ा बीमार है। तब चान्युक कहता है, छोटे भाई जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सब मिलके खेलेंगे। तब उस कपल के एक्सप्रेशन काफी अजीब और सस्पिशियस होते हैं। बाद में उसे एक फोन आता है। वो बोलता है अब काम हो जाएगा। हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअली उस कपल के रियल बेटे को कोई बीमारी होती है, लिवर से रिलेटेड, और उसी के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। इसलिए वो दोनों बच्चों को अडॉप्ट करते हैं ताकि उनका ऑर्गन अपने बच्चे को दे सके और उसकी जान बचा पाए। हम देखते हैं कि चान्ही भी वैसे ही दर्द में करा रहा होता है। छोटे चान्यों को समझ नहीं आता। वो उसे भी बोलते हैं कि अभी भाई बीमार है, उसे अकेला छोड़ दो। फोन पर पिता बोल रहा होता है कि मुझे लगता है छोटा भाई परफेक्ट मैच है। फिर हम देखते हैं कि ब्लू ड्रेस पहने चान्युक को वो गाड़ी से ले जाते हैं और सुनसान जगह पे फेंक देते हैं। उसके पेट से भी खून निकल रहा होता है, जैसे कि उसका भी ऑर्गन निकाला गया हो। तभी फॉर्चुनेटली एक फादर उसे देख लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। और इसी तरह हमारा छोटा चान्युक बड़ा होके फादर जियोवानी यानी कि योहान बनता है। अभी आते हैं प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पे करण अर्जुन मिल चुके हैं। चान्ही और चान्युक का भरत मिलाप हो चुका है। चान्युक उसे अपने शिप के छोटे से कंपार्टमेंट यानी बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ वो रहता है। वो जगह बहुत छोटी होती है, लेकिन योहान अपने भाई से मिलकर बहुत खुश होता है। चान्ही भी बोलता है तुम्हें भूख लगी होगी, तुम कुछ खाओगे? एक्चुअली मेरे पास सिर्फ रामेयन है, रुको मैं अभी बना कर लाता हूँ। तभी योहान को याद आता है और वो अपने भाई के पेट पर निशान को देखता है। उसे समझ आता है कि उसका ऑर्गन निकाला गया है। वो भाई को बोलता है इसीलिए तुम दर्द में थे ना उस दिन, और मैं पागल कुछ समझ ही नहीं पाया, और रोने लगता है। मुझे माफ कर देना ह्यूंग। ह्यूंग मतलब बड़ा भाई। चान्ही भी बोलता है मुझे लगा तुम नहीं रहे, इसलिए मैंने तुम्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, और जैसा कि तुम देख पा रहे हो मेरी हालत और हैसियत भी इतनी नहीं है कि मैं तुमको ढूंढ पाता। इमोशनल योहान अपने भाई को बोलता है मुझे माफ कर दो आपको अकेला छोड़ने के लिए, लेकिन अब हम कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। और एक दूसरे को गले लगाकर दोनों भाई रोने लगते हैं। एक और जब सुमिन को अपने फियांसे के बारे में पता चलता है, पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और वही बाहर आजुशी और मिहो को रोता हुआ देख वो भी टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। ये कहकर कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सेंगुन कहाँ है, वो मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे देखना है उसे। मिहो रोती हुई सुमिन को संभालती है। दूसरी ओर गुंगतांग के पीछे गया वान पहाड़ पर पहुंचता है। पीछे से वो आता है और बोलता है इतने वक्त बाद तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई मेरे भाई वान, लेकिन शायद तुम्हें मुझे वापस से देख के खुशी नहीं हुई। वान कहता है कहाँ चिपके बैठे थे तुम, क्योंकि कब से तुम्हें अपने खंजर से मारने का इरादा था मेरा। और फिर दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू होती है। हमें पता चलता है कि गुंगतान जो एक जादुई वॉल बना सकता है अपने आसपास, वो वान के वार से अपने आप को बहुत हद तक बचा लेता है, और उसके पास भी उसका अपना एक खंजर होता है। लेकिन एक मोमेंट पे वान उस तक पहुंच जाता है और उसे मारने वाला होता है कि इससे पहले गुंगतान कहता है बस एक सवाल था मेरा, तुम्हें तो पता है ना हमें धोखा मिला है, हम दोनों को फंसाया गया है, वो भी वॉन्जंग ने फंसाया, लेकिन फिर भी मैंने नहीं तुमने वॉन्जोंग को मारा। और तुमको क्या लगता है वॉन्जोंग को पता नहीं होगा, और क्या इसीलिए अभी तुम उसको प्रोटेक्ट किए जा रहे हो? ये के गुंगतान वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं योहान अपने भाई चान्ही को अपने साथ मिहो के घर पे लेके आता है। उसे बोलता है कि आज की रात यही रुकते हैं, कल हम दोनों के रहने के लिए एक नया घर ढूंढते हैं। अभी मिहो घर पहुंचती है। योहान दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है सॉरी मुझे आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन आपको फोन ही नहीं लग रहा था। मिहो कहती है वो आज थोड़ा कुछ चीजों में बिजी थी, और चान्ही को बोलती है आप इसे अपना ही घर समझिए और आराम से रहिए। हम नोटिस करते हैं कि चान्ही मिहो को बड़ी अजीब तरह से देख रहा होता है। फिर मिहो अपने कमरे में जाती है और सीधा नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। एक और योहान के रूम में चान्ही के साथ वो बातें कर रहा होता है कि भाई हम दोनों यहाँ पे सेम टैटू बनवाएंगे ताकि हमारी ये बैड मेमोरी एक अच्छी याद बन जाए। तभी चान्ही की नजर योहान के प्रीस्ट वाले कपड़ों पर पड़ती है। वो कहता है लेकिन तुम फादर कैसे बन गए? मुझे याद है बचपन में तुम्हें चर्च जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। योहान कहता है शायद किस्मत, लेकिन मुझे यकीन था जीसस मेरी प्रेयर्स जरूर सुनेंगे और हमें वापस मिलाएंगे। देखो आज हम एक साथ हैं, बस थोड़ा वक्त फिसल गया हाथों से, लेकिन अब और नहीं। आज के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे, बहुत हंसेंगे, खुश रहेंगे। और वो अपने भाई को गले लगाता है। तब चान्ही कहता है मेरे शरीर से बदबू आ रही होगी, मैंने काफी ट्राई किया, लेकिन ये समंदर और मछलियों ये सब का स्मेल जा नहीं रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ समय बाद योहान की आंख लग जाती है, तो उसे सोता देखकर चान्ही बेड से उठता है। उसे याद आता है कि उसे गुंगतान ने उसे बताया था कि उसका दर्द सिर्फ तभी कम होगा जब वो वॉन्जंग को ढूंढ के उसका लिवर ले लेगा, फिर उसे कभी भी वो दर्द महसूस नहीं होगा।
जी हाँ, चानी ही वो फॉक्स डेमॉन होता है जो लोगों के लिवर निकाल के खा रहा था। वो सीधे मीहो के कमरे की ओर जाता है, लेकिन वो नहा रही होती है तो वो बाथरूम में होती है। वो बाथरूम की ओर भी जाता है, उसे सामने मीहो दिख रही होती है, लेकिन वो उसे छू नहीं पाता। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक अजीब सी वॉल होती है, उसे वो पार कर नहीं पा रहा होता। फिर हमें दिखता है वान। जी हाँ, हमारी हीरोइन को बचाने आ गया है हमारा हीरो, और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। क्योंकि वो फॉक्स डेमॉन होता है, यानी चानी भी काफी पावरफुल होता है। मीहो का पूरा कमरा तहस नहस होता है, उसका घर का हॉल भी काफी टूट फूट जाता है। तभी हो रही तेज आवाजों के कारण योहान भी उठ जाता है और वो वान को अपने भाई को मारते देख उसके बीच में कूद जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी चीज का फायदा उठा के चानी वान के हाथों से बचकर निकलता है, लेकिन वान फिर भी उसके पीछे जाता है। लेकिन तब गुंगतान बीच में आ जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या हो गया है वान, तो हर बार मेरे प्लान के बीच आ रहे हो। वो वान को गले से पकड़ता है और बोलता है कि इस बार मैं उसे मारने के इतने करीब था और फिर भी तुम बीच में आ गए। वान पूछता है, क्या तुम्ही ने इस फादर के भाई को लस्ट डेमन बनाया है? गुंगतान बोलता है, दूसरों की चिंता करने से पहले जरा खुद की हालत तो देख लो। मैं समझता हूँ उस लड़की की वजह से तुम इंसान बनना चाहते हो, लेकिन तुम जितना उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे तुम्हारी हालत बद से बदतर होती जाएगी। तुम खुद जिंदा नहीं रह पाओगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तुम्हारी हालत और बिगड़ जाएगी। तुम जितना उसे बचाने जाओगे उतना वीक होते जाओगे। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन डिसाइड कर लेना अगली बार तक जब हम टकराएंगे तुम मेरा हाथ थाम के मेरे प्लान में मेरा साथ दोगे या फिर मेरे हाथों से मरोगे। एक और बाथरूम से बाहर आने के बाद बाथरूम और कमरे का हाल देख के मीहो शॉक हो जाती है, लेकिन उसे एक आइडिया आ जाता है कि कुछ तो हुआ है। तभी योहान प्रीस्ट के कपड़े पहनकर कहीं जा रहा होता है। मीहो उसे आवाज देने पर वो बोलता है, सॉरी, मैं तुम्हें आकर सब बताता हूँ। अगली सुबह वान भी जख्मी हालत में धीरे धीरे वो पहाड़ चढ़ रहा होता है कि तभी ऊपर चढ़ाई करते समय एक जादू हिरन उसे दिखता है। वही एक और सुमिन अपने फियांसे से उनका फ्यूनरल अटेंड कर रही होते हैं। आज उसी वही बाहर खड़े होते हैं क्योंकि अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि रो रो कर सुमिन का बुरा हाल होता है। आखिर शादी से एक हफ्ते पहले जिसके होने वाले पति की ऐसे मौत हो जाए, वो इंसान ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मीहो से भी सुमिन की ये हालत देखी नहीं जाती और वो वहीं से वापस चली जाती है। वो सीधा पहाड़ों पर वान को ढूंढते हुए जाती है। वो उसे पुकार रही होती है, उसे आवाज दे रही होती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो बड़बड़ाती जाती है। वो कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, और मेरे दिल में कई सारे सवाल है, जवाब कोई नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम ही हो जो मेरे इन सारे सवालों के जवाब दे सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही आई हूँ। तुम कहाँ हो वान? तभी उसे जख्मी वान दिखता है। वो एक पत्थर के सहारे बैठा होता है। मीहो भी उसके सामने बैठ जाती है। वान बताता है कि वो एक महान योगिनी वॉन्जंग का पुनर्जन्म है और राक्षस नहीं चाहते कि तुम्हारी शक्तियां वापस जागृत हो जाए, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं तुम्हें मारने के लिए। वो पूछती है, लेकिन मैं ही क्यों? वान कहता है, यही तुम्हारा नसीब है जिसके साथ तुम पैदा हुई हो। मीहो पूछती है, तो इस सब में तुम्हारा रोल क्या है? वान अपने दिल में ही सोचता है कि मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और इसी वजह से मैं चैन से मर भी नहीं पा रहा हूँ और ये ऐसी दर्दनाक जिंदगी मुझे जीनी पड़ रही है। मीहो बोलती है, मुझे ये सब पे ज्यादा विश्वास तो नहीं है, लेकिन जो पागलपंती मैंने देखी है तो विश्वास करना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक मेरा काम, ये नसीब, ये सब सही से नहीं हो जाता, अपना वादा भूलना मत, मेरे साथ रह के मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करना। कि तभी वान फिर से बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए खतरनाक हूँ, लेकिन मीहो कुछ नहीं सुनती। वो कहती है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम खुद एक लस्ट डेमन हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरी मदद करने चले आते हो। तभी वान खून की उल्टी करता है और जब मीहो उसे संभालने की कोशिश करती है तब वान बोलता है, प्लीज मेरी मदद करके मुझे और शर्मिंदा मत करो, जाओ यहाँ से। वहां से आते वक्त मीहो ठान लेती है कि वो इस सब की जड़ तक पहुंच के रहेगी। वो किसी को कॉल करके पूछती कि क्या आपको वॉन्जंग के बारे में कुछ पता है। सामने से आवाज आती है कि वो एक इंसान को जानता है तो इस सब के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वहां जाते ही मीहो को पता चलता है कि सबसे बूढ़ी औरत मतलब वो दादी बेगजो ही होती है। दोनों एक बेंच पर बैठ जाती है। मीहो शुरू करती है ये कह के कि सुना है आप जेजो आइलैंड पे काफी सालों से रह रही है, तो आपको यहाँ से जुड़ी काफी सारी बातें, किस्से, कहानियां और मान्यताओं के बारे में पता तो होगा ना। दादी पूछती है, आखिर तुम्हें क्या जानना है? मीहो कहती है उसे वॉन्जंग के बारे में जानना है। दादी बताती है, वॉन्जंग एक योगिनी थी जो टूटी चीजों को फिक्स करती थी, खास करके रक्षा कवच। बहुत पुरानी बात है कि देवताओं ने शैतानों को इस तामरा में कैद कर दिया था और उनके पास रक्षा कवच बनाया ताकि कोई भी शैतान उस रक्षा कवच को तोड़कर इंसानी दुनिया में ना कदम रख पाए। लेकिन वो रक्षा कवच टूट चुका है। मीहो कहती है, तो इसीलिए ये शैतान हमला कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो रक्षा कवच अगर ठीक हो जाता तो सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा। हाँ, वॉन्जंग ही है जो इस रक्षा कवच को ठीक कर सकती है और वान को भी। वान भी अब बहुत थक चुका है, उसके घाव पहले की तरह जल्दी से नहीं भर रहे। वान का नाम सुनते ही मीहो इमोशनल हो जाती है और पूछती है कि अगर मैं वॉन्जंग बन गई तो क्या मैं सच में वान को बचा पाऊंगी?
दादी कहती है इससे पहले रक्षा कवच ठीक करना होगा और उसके सीने पर खंजर का निशान है क्या वो देखती है। वो कहती है तुम्हारे शरीर से एक जादुई रोशनी निकलेगी और वो पूरे तामरा को भर देगी। जब ये होगा तभी वो रक्षा कवच वापस से ठीक हो पाएगा। तुमने पहले भी ये महसूस किया है ना बेंजोले, याद तो है? वो कहते हैं हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो कहते हैं क्योंकि मुझे पता होता है। वो कहते उस दिन सूर्यन को इस तरह से तकलीफ में देखना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो चीज हो गई। दादी कहते इसलिए जल्दी करो और पहचानो अपने आप को, क्योंकि तभी पीछे से बोयमजी आती है और पूछती दादी आप क्या कर रही है, चलिए जल्दी, खाना खाने का वक्त हो चुका है। लेकिन उस समय बोयमजी बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन से मीहो को देख रही होती है। एक और चानी अपनी बोट पर बैठा होता है, तभी पीछे से आकर योहान उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखता है। वो पूछता है क्या ये सब तुम्हारा क्या धरा है? जेजू पर आई ट्रैकर्स की हत्या और सेंग जुन की मौत। चानी कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन क्यों कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ, इससे बेहतर है तुम मुझे मार डालो। ये सब सुनकर योहान इमोशनल हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा भाई। हम देखते हैं कि योहान अपना एग्जॉर्सिज्म का सेटअप लगाता है, गॉड को प्रे करता है और एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करता है। लेकिन कुछ ही टाइम में उसे रियलाइज हो जाता है कि ये चीज सिर्फ एग्जॉर्सिज्म से ठीक नहीं हो पाएगी। उसका भाई उसे बताता है कि मुझे मार डालो, लेकिन हम देखते हैं कि योहान अपने भाई को अपने ही हाथों से मारने के बारे में सोचकर ही परेशान हो जाता है। इतने सालों बाद उसे आकर उसका भाई मिला होता है। अगली सुबह दादी बेगजू वान को मिलने जाती है और उसे बताती है कि मीहो उसे मिलने आई थी और वॉन्जंग के बारे में पूछ रही थी। तभी योहान भी उस पहाड़ पर वान को ढूंढते हुए उसे आवाज लगाते हुए जाता है। वान तुरंत वहां जाता है और पहले तो योहान को मारता है, ये कहकर कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मीहो की जान जा सकती थी और कैसे उसका भाई एक लस डेमॉन है जो मीहो को मारने के इरादे से ही वहां गया था। वान उसे कहता है क्या कुछ नहीं हो सकता तुम्हारी तरह, क्या वो नहीं जी सकता लस डेमॉन होकर भी एक इंसान की तरह अपने आप पे कंट्रोल करके? योहान उसे बोलता है प्लीज मेरी मदद करो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद अपने हाथों से उसे मार डालूंगा। वान कहता है तुम खुद ये बात जानते हो कि अगर तुम उसे मार पाते तो तुम मेरे पास आके मदद नहीं मांगते, और वहां से चला जाता है। अब योहान के पास एक ही रास्ता बच जाता है, इसलिए वो मीहो के पास जाता है। वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आया हूँ, मीहो जो मेरे भाई को बचा सकती हूँ। उसे एक शैतानी साई ने जकड़ लिया है। मीहो ये सुन के शॉक हो जाती है और पूछती है क्या उसी वजह से घर के हालात परसों ऐसे थे? मीहो सोचने लगती है। योहान बताता है कि मेरा भाई मुझे 10 साल बाद मिला है, उसे लोगों ने धोखा दिया, उसके शरीर से उसके ऑर्गन निकाल लिए, उसने काफी गरीबी और बुरे हालात देखे हैं। आज तक मेरे भाई को कोई खुशी नहीं मिली, इतने सालों बाद तो हम एक साथ हैं, खुश है, लेकिन प्लीज हमारी मदद करो। तुमने सूर्यन को भी बचाया था, वैसे ही मेरे भाई को भी बचा लो, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मीहो कहती है उस दिनों वो सब कैसे होता मुझे सच में नहीं पता। योहान अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और मीहो को रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार मेरे भाई को देख लो, मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहता। अब मीहो को दादी बेगजू की बात याद आती है कि वॉन्जंग चीजों को ठीक करती है और उसकी शक्तियों को जागना पड़ेगा, तो वो योहान की बात मान लेती है और चानी को देखने जाती है। हमें दिखाया जाता है कि एग्जॉर्सिज्म के लिए योहान ने उसी होप ऑर्फनेज में उसे रखा हुआ था क्योंकि वो खाली पड़ा था। आ जाते ही वो अपने भाई को बताता है कि मीहो हमारी मदद करने के लिए आए हैं। चानी उसे बोलता है कि प्लीज मुझे बचा लो। मीहो उसका हाथ पकड़ लेती है और प्रे करने लगती है। योहान भी अपनी एग्जॉर्सिज्म की तैयारी कर रहा होता है कि तभी चानी पूरा फॉक्स डेमॉन में कन्वर्ट हो जाता है और मीहो से बोलता है आखिरकार तुम आ ही गई। उसे मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी योहान बीच में आ जाता है और उसे चोट आ जाती है। वो फाइट करता है लेकिन नीचे गिर जाता है। मीहो उसे संभालने के लिए जाती है, उस पर भी वो हमला करता है, लेकिन हमेशा की तरह हमारे हीरो वान उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। दोनों में जोरों शोरों से फाइट होती है, सारी दीवारें टूटती है, लेकिन इस सब की वजह से वान काफी जख्मी हो जाता है और पहले की तरह लड़ नहीं पा रहा होता। और इसी मौके का फायदा उठा के फॉक्स डेमॉन चानी मीहो को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि उसके पेट से तलवार आर पार होती है। हम देखते हैं कि आखिर में योहान अपने हाथों से चानी को मार देता है। वो कहता है चानयुक मेरे भाई ऐसा क्यों किया? मैं अपने मकसद के कितने करीब था। मुझे बोला गया था कि वॉन्जंग का लीवर मिलने के बाद इस दर्द से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा, लेकिन तुमने मुझे ही मार दिया। आखिर में योहान अपने भाई को सॉरी बोलता है। अभी वान वहां आकर अपने खंजर से उसे पूरी तरह मारता है, उसका फायरी स्टोन बना देता है। उसे पकड़कर योहान रोने लगता है। वान मीहो को बोलता है अभी उसे अकेले रहने दो, चलो यहाँ से, और योहान वहीं आंसू बहा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक पुरानी बिल्डिंग होती है जहाँ गुंगतान एंटर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ कई सारे लोग होते हैं जो उसके साथ ही महाराज कहने लगते हैं और सामने एक शाही आसन होता है, एक राजा के राज सिंहासन की तरह, जिस पर जाके गुंगतान बैठ जाता है। एक आवाज आती है कि आपने आने में बहुत देर कर दी अंकल। ये आवाज और किसी की नहीं, वो योमजी की होती है। योमजी गुंगतान से मिली हुई है कब से? क्या मीहो को मारने में गुंगतान कामयाब हो पाएगा? कैसे वान और योहान मीहो को बचा पाएंगे इस गुंगतान की सेना से? क्या मीहो अपनी ताकत और अपने आप को वॉन्जंग के रूप में पहचान पाएगी? इस सब का जवाब मिलेगा नेक्स्ट सीजन में। जी हाँ, आइलैंड का फर्स्ट सीजन यही खत्म होता है। तो कैसी लगी ये पूरी आइलैंड सीजन 1 की सीरीज? कमेंट करके
मुझे ज़रूर बताइए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई के ड्रामा सीरीज़ के साथ। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।